नमस्कार दोस्तों, मैं पोखरराम बामणिया आज पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ। एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे मेंडल के प्रयोग। मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधों के ऊपर संकरण प्रयोग किए गए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक संकर संकरण। इससे पहले वाली वीडियो हमने बात की थी एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण। तो पहले हम एक संकर संकरण के बारे में बात करते हैं, या हम ये कह सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब होता है एक, मतलब यदि हम किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो इसको एक संकर संकरण कहते हैं। अब उस लक्षण के लिए जो जीन पाए जाते हैं, या हम ये कहें एक लक्षण के लिए या एक जीन से संबंधित वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उसको एक जीनी संकरण भी कहा जाता है। एक जीन वंशागति भी इसे कहा जाता है, एक संकर संकरण भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। समझने वाली बात है कि जंतुओं के अंदर, जीवों के अंदर, पादपों के अंदर या मटर के पौधे के अंदर मेंडल ने जो प्रयोग किए उसमें कोई एक लक्षण लेकर उसकी वंशागति का अध्ययन किया। तो ऐसा जो अध्ययन है इसको एक संकर संकरण या एक जीन की वंशागति कहा जाता है। एक लक्षण का अध्ययन इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अब देखिए मेंडल ने एक लक्षण कौन सा लिया? मेंडल ने जो एक लक्षण लिया वो लिया पादप का जो तना है, तने की लंबाई। लक्षण कौन सा लिया? तने की लंबाई। अब हमने इससे पहले वाले क्लास में ये बात की थी, हर एक लक्षण के दो रूप होते हैं, दो अलग अलग रूप होते हैं, दो विपरीत रूप होते हैं। इनको युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। तो ये जो एक लक्षण लिया है लंबाई वाला, अब इस लंबाई वाले लक्षण के दो रूप है। अब दो रूप कौन से हैं? देखिए दो जो रूप है इनको हम युग्म विकल्पी कहते हैं या एलील कहते हैं। ये हमारा जो बिंदु है पहले से क्लियर है, क्योंकि हमने जो पारिभाषिक शब्दावली है उसको पहले ही पढ़ लिया है। तो इसके जो दो रूप है लंबाई में, या तो पौधा लंबा होगा या पौधा बोना होगा। तो ये जो लंबाई लक्षण है उसके दो रूप हो जाएंगे, या पौधा लंबा होगा या पौधा बोना होगा। अब इसमें जो दो रूप है इसमें से एक रूप प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। प्रभावी का मतलब ये होगा कि अब हम संकरण प्रयोग जब करेंगे तो जनक पीढ़ी से जब पहली पीढ़ी प्राप्त होगी, पहली संतति पीढ़ी प्राप्त होगी, जिसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं, तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसको क्या कहेंगे? प्रभावी लक्षण। और वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण। तो ये जो लंबा जो रूप है या एलील है यह F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, इस कारण इसको हम प्रभावी कहते हैं। ये F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है, इस वजह से इसे अप्रभावी कहा जाता है। या हम सीधा ही कहें कि लंबाई का जो लक्षण है इसमें से लंबापन है वो प्रभावी है, बोना है वो अप्रभावी है। इससे पहले हमने जो 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, 7 जोड़ी लक्षणों के अंदर हमने ये बात की थी कि जो दो रूप है एक प्रभावी है दूसरा अप्रभावी है। तो हमने 7 जोड़ी लक्षणों की जो लिस्ट बनाई थी उसमें एक तरफ प्रभावी लक्षण आए थे, दूसरी तरफ अप्रभावी लक्षण आए थे। तो ये चीजें हमें वहां पर पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो लंबा है ये प्रभावी है, बोना है वो अप्रभावी है। अब इनका जो जीनोटाइप है, जो जीन है वो हम लिखते हैं प्रभावी है तो उसमें इंग्लिश का जो कैपिटल वर्ड वो आएगा, और अप्रभावी है उसको हम इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर है उससे लिखेंगे। और जो लंबाई का लक्षण है, लंबे को अंग्रेजी में कहते हैं टॉल, TALL, इसलिए उसका जो पहला अक्षर है उसको हमने लिख लिया जीन के रूप में, तो कैपिटल T। और जीन जो है वो जोड़ों में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको है वो ऐसे डबल T लिख दिया। तो जो लंबा जो लक्षण है, लंबेपन का जो जीन है या उसको जो जीनोटाइप है उसको हम कैपिटल T कहेंगे। और इसी तरह से जो अप्रभावी है इसका जो जीनोटाइप है इसको स्मॉल t कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये तो टॉल है, ये ड्वार्फ है, तो यहाँ टी नहीं आएगा। हम
मतलब एक जो जीन है या जो जीन के जोड़े होते हैं समजात गुणसूत्रों के ऊपर समान लंबाई पर पाए जाते हैं, तो प्रभावी को हमने कैपिटल में लिख लिया, अप्रभावी को हमने स्मॉल लेटर में लिख लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेंडल ने जो पहला प्रयोग शुरू किया, और जब पहला प्रयोग किया तब उन्होंने शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना इन दो पौधों के बीच में क्या करवाया, संकरण करवाया। शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना। शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना की यदि बात करते हैं तो शुद्ध लंबा किसे कहेंगे, शुद्ध लंबे का मतलब उसमें जो जीन है वो समयुग्मजी है, और समयुग्मजी में देखिए ये शुद्ध लंबा है तो लंबे का जीन है कैपिटल टी, और दोनों ही एक जैसे हैं तो कैपिटल टी। यदि उस पौधे के अंदर ये दोनों कैपिटल टी वाले जीन पाए जाते हैं तो वह पौधा है वो लंबा है, मतलब शुद्ध लंबा है। जीन की समयुग्मजी स्थिति होनी चाहिए, और यहां पर भी जीन की समयुग्मजी स्थिति है, लेकिन ये अप्रभावी वाले हैं तो इसको हम कहेंगे शुद्ध बोना। शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, इसको हम तद्रूप प्रजननी किस्म भी कहते हैं, तद्रूप प्रजननी किस्म। इससे पहले हमने ये भी बात की थी कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने कैसे प्राप्त किए जाते हैं। अब इन दोनों में ये पौधा अलग है, दूसरा पौधा अलग है। अब इन दो पौधों के बीच में क्या होगा, संकरण। दो अलग अलग पौधे हैं तो जो परागण होगा इसको हम क्या कहेंगे, परपरागण। दो पौधों के बीच में संकरण होगा तो हमें संतति पीढ़ी प्राप्त होती है। जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है इसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं। और जनन के प्रोसेस में भाग लेने वाले जो पौधे होते हैं इनको हम जनक पीढ़ी कहते हैं। शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने इन पौधों में जब संकरण होता है तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है इसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। पौधे सभी लंबे प्राप्त होंगे, मतलब देखने में वो लंबे होंगे, लेकिन उनका जो जीनोटाइप होगा वो विषम युग्मजी प्रकार का होगा, इसलिए इन पौधों को संकर लंबे कहा जाता है। संकर लंबे का मतलब है इसमें जो जीन पाया जाता है इसमें स्मॉल टी भी है और कैपिटल टी भी है, मतलब दोनों पौधों के जीन इसमें मिक्स हो जाते हैं, संकरित हो जाते हैं, इसलिए इनको संकर लंबे पौधे कहा जाता है। और क्योंकि F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी के अंदर कौन सा लक्षण प्रकट होता है, प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, इसलिए सभी पौधे हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं। इसके बाद में जो F1 पीढ़ी है इन पौधों के अंदर स्वपरागण करवाया जाता है तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। और इस F2 पीढ़ी के अंदर हमें लंबे पौधे प्राप्त होते हैं 3 और बोने पौधे प्राप्त होते हैं 1। तो F1 पीढ़ी के अंदर तो सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जबकि F2 पीढ़ी के अंदर 3 लंबे और 1 बोना पौधा प्राप्त होता है। तो इस तरह से मेंडल ने जो एक जीन वंशाकृति का अध्ययन किया या एक संकर संकरण का अध्ययन किया तो उसमें F1 पीढ़ी के अंदर सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और F2 पीढ़ी के अंदर लंबे के साथ साथ एक बोना पौधा भी प्राप्त होता है। इस प्रकार जो F1 पीढ़ी है उसकी यदि बात करते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर जो 100% पौधे हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं, 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। और 100% जो पौधे होते हैं उनका जीनोटाइप ये होता है, मतलब विषम युग्मज स्थिति होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी। हालांकि यहाँ से कभी सवाल तो नहीं पूछा जाता तो भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। F1 पीढ़ी के अंदर लक्षण प्ररूप की बात करते हैं तो 100% पौधे हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं, और जीनोटाइप की बात करते हैं तो 100% ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप पाया जाता है या विषम युग्मज स्थिति पाई जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है F2 पीढ़ी से। F2 पीढ़ी की बात करते हैं लक्षण प्ररूप। हम लक्षण प्ररूप का मतलब फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब ये हुआ कि पौधा बाहर से कैसा दिख रहा है या उसका बाह्य लक्षण कैसा है, उसकी आकारिकी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग पौधे का जो लक्षण है उसको हम कहेंगे लक्षण प्ररूप, पौधे का लक्षण। अब इसमें लक्षण प्ररूप की बात करते हैं तो पौधे हमें लंबे और बोने दो तरह के प्राप्त होते हैं, लंबे और बोने। तो लंबे अनुपात बोने कितने पौधे हैं,
तीन लंबे हैं और एक बोना है, अनुपात क्या हो जाएगा 3:1। कई बार एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है। F2PD एक संकर संकरण के बारे में बात कर रहे हैं। द्विसंकर संकरण हो तो चेंज हो जाएगा, एक संकर संकरण की बात करते हैं तो उसमें जो F2PD है उसमें लक्षण स्वरूप अनुपात कितना है 3:1, याद रखना है। नेक्स्ट जीन प्ररूप। जीन प्ररूप का मतलब ये है कि जो संतति पौधे बने हैं उन पौधों का जीनोटाइप क्या है। तो इसमें जो जीनोटाइप वो तीन तरह का प्राप्त होता है, तीन तरह का होता है, तीन प्रकार का होता है। देखिए कुछ ऐसे पौधे जिनमें यह जीनोटाइप है कैपिटल टी मतलब समयुग्मजी प्रभावी, और इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी ये विषम युग्मजी है, मतलब दोनों जीन है वो मिक्स हो गए। और तीसरा जो है ये समयुग्मजी अप्रभावी मतलब स्मॉल टी। तीन तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पौधे कितने हैं, एक। ऐसे पौधे कितने हैं, दो। ऐसे पौधे कितने हैं, एक। अनुपात क्या हो गया 1:2:1। दोनों अनुपात इंपॉर्टेंट है हर दृष्टि से। बोर्ड एग्जाम के लिए नीट की बात करें, सेकंड गेट, फर्स्ट गेट, सब जगह की बात करें तो ये अनुपात इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक संकर संकरण का जो F2PD है उसका जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। जीनोटाइप क्या है 1 2 1, फिनोटाइप क्या है 3 और 1। हालांकि दोनों जोड़ने के बाद में 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर पौधे कितने प्राप्त होते हैं 4। अब 4 पौधे प्राप्त होते हैं तो फिनोटाइप में 3 + 1, जीनोटाइप में 1 + 2 + 1, कुल मिलाकर हो जाएंगे 4। अनुपात फिनोटाइप का 3:1, जीनोटाइप का 1 2 1 प्राप्त होता है। अब ये पौधों का जीन किस तरह से प्राप्त होता है, इसके लिए एक वैज्ञानिक है सी पनेट, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक चेकर बोर्ड का विकास किया। इसका विकास किया, चेकर बोर्ड का विकास किया कि F2PD के अंदर, F1PD के अंदर जो संभावित संयोग है वो किस तरह के होंगे या जीनोटाइप कैसा होगा। इसके लिए चेकर बोर्ड का विकास किसने किया, सी पन्नेट ने। इसको पन्नेट स्क्वायर भी कहा जाता है, पन्नेट वर्ग भी कहा जाता है। दूसरा इसका नाम है पन्नेट वर्ग। पन्नेट वर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि पन्नेट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। वर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक क्या बढ़ता है, वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इसको पन्नेट वर्ग कहा जाता है। तो देखिए अब जो चेकर बोर्ड है या पन्नेट वर्ग है, पन्नेट स्क्वायर है, इसके अंदर देखिए जैसे F1PD के जो दो पौधे हैं, F1PD हो चाहे F2PD हो, जब जनन की क्रिया होगी तब दो प्रकार के पौधे होंगे। जब दो प्रकार के पौधे होते हैं तो एक होगा नर, एक ये नर है इसका सिग्नल ये है, और दूसरा मादा है जिसका सिग्नल ये है, मतलब इसका प्रतीक है। तो नर पौधा और मादा पौधा। अब ये जो चेकर बोर्ड है इसमें ये जो ऊपर वाली पट्टी है ये, इसमें युग्मकों के अंदर पाया जाने वाला जीन लिखा जाता है। इधर आप नर लिखो तो इधर हम मादा लिख सकते हैं। दो तरफ है, एक तरफ नर लिखना है, दूसरी तरफ मादा लिखना है। यदि इधर नर लिखते हैं तो इधर मादा लिख देंगे, या इधर नर लिखते हैं तो इधर मादा लिख देंगे, इसमें कोई वो फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इधर हम जो लिखेंगे उसका सिग्नल यहाँ आएगा। यहाँ पर ये पुल्लिंग का मैंने चिन्ह बना रखा है, इसका मतलब ये युग्मक किसके है, नर पौधे के हैं। यहाँ पर ये स्त्रीलिंग का सिग्नल बना रखा है तो ये किसके है, मादा के है। इसका मतलब ये जो नर है, नर का जीनोटाइप ये है। जब युग्मक बनेंगे तब गुणसूत्र आधे हो जाएंगे, तो आधे जो युग्मक है उनमें क्या पाया जाएगा, कैपिटल टी। आधे के अंदर क्या पाया जाएगा, स्मॉल टी। इस तरह से दो प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरह से हम F1PD की बात करते हैं तो स्वपरागण करवाया जाता है। दोनों पौधों का जीनोटाइप एक जैसा है। नर है उसका जीनोटाइप वो है, और मादा है उसका जीनोटाइप ये है। क्यों है, क्योंकि F1PD के अंदर हमें जो पौधे प्राप्त होते हैं वो इस जीनोटाइप वाले ही होते हैं, दूसरे प्राप्त नहीं होते। और हम F1PD में जो प्राप्त पौधे हैं उन्हीं में परागण की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब ये नर है ये मादा है, नर का ये युग्मक मादा का ये युग्मक यदि आपस में संयोग करेंगे तो जो पौधा बढ़ेगा उसमें ये जीनोटाइप आ जाएगा। नर का ये युग्मक मादा का ये युग्मक संयोग करेंगे उसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, चेकर बोर्ड से सीधा दिखा है। अब
नर का ये युग्मक मादा का ये युग्मक यदि संयोग करेंगे तो जीनोटाइप आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और नर का ये युग्मक मादा का ये युग्मक यदि संयोग करेंगे तो ये जीनोटाइप आ जाएगा दोनों ही स्मॉल टी। अब देखिए दोनों कैपिटल टी है, पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। अब लंबे में भी कैसा होगा, पौधा तो लंबा होगा लेकिन संकर लंबा होगा। यहाँ पर ये पौधा कैसा होगा, लंबा होगा, ये पौधा कैसा होगा, बोलना होगा। इस तरह से चेकर बोर्ड से हमें यह आसानी हो जाती है कि इसके जो संयोग जो होंगे उनमें जीनोटाइप क्या होगा। जितने पौधे बनेंगे सबका अलग अलग जीनोटाइप आ जाएगा। अब यदि हम चेकर बोर्ड की सहायता से अनुपात निकालें, सबसे पहले फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप, तो फिनोटाइप हम दो प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, या तो लंबे हैं या फिर बोने हैं। तो लंबे कितने हैं, गिन लीजिए, ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, तो लंबे कितने हुए, 3, तो लंबे 3। बोने कितने हैं, गिन लीजिए, बोना है 1, तो हमें अनुपात प्राप्त होता है 3:1। लक्षण प्ररूप अनुपात एक संकर संकरण के अंदर F2PD के अंदर 3:1 प्राप्त होता है। अब जीनोटाइप की बात करते हैं या जीन प्ररूप की बात करते हैं। अब देखिए इसमें जीन देखें तो जीन यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। कैसे हैं कि ये दोनों कैपिटल टी है और बाकी वाले जो ये दो पौधे हैं इनमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक ऐसा पौधा है जिसमें दोनों स्मॉल टी है। इसका मतलब जीन कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए समयुग्मजी लंबा, ये समयुग्मजी लंबा, तो उसका जीनोटाइप जैसे हमने लिख दिया ये कैपिटल टी, ऐसे पौधे कितने हैं, 1। फिर दूसरा है विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा, ये विषम युग्मजी लंबा, और जीनोटाइप इसका क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ऐसे जीन वाले पौधे कितने हैं, 2, ये हो गए 2। और नेक्स्ट जो ये जीन है दोनों स्मॉल टी है, तो इसको हम कहेंगे समयुग्मजी बोना, और जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल टी। पौधे कितने, 1। इस तरह से जो जीनोटाइप है वो कितना हो जाएगा, 1:2:1। फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 3:1। तो ध्यान रखना एक संकर संकरण में F2PD के अंदर दोनों अनुपात इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइप क्या है, 3:1। जीनोटाइप क्या है, 1:2:1। मेंडल के प्रयोगों की बात करते हैं तो हम पहले बात करते हैं एक संकर संकरण की। एक संकर संकरण में मेंडल ने जो प्रयोग किए उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अब एक संकर संकरण के जो प्रयोग है उसका जो रिजल्ट है या उसका जो निष्कर्ष है या निष्कर्ष के तौर पर मेंडल ने 2 नियम दिए। एक संकर संकरण से संबंधित कितने नियम दिए, 2। कौन से, पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे युग्मकों की शुद्धता या विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है, इसे पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। तो यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडल का जो एक संकर संकरण है उससे संबंधित कितने नियम है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक संकर संकरण है उससे संबंधित मेंडल ने कितने नियम दिए, 2। जबकि मेंडल ने कुल नियम कितने दिए थे, 3। तो जो तीसरा नियम है वो कौन से संकर से संबंधित है, द्विसंकर संकरण से संबंधित है। तो इस प्रकार एक संकर संकरण से संबंधित 2 प्रयोग और द्विसंकर संकरण से संबंधित एक प्रयोग जिसको हम तीसरा नियम भी कहते हैं, और उसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब हम एक संकर संकरण की बात करते हैं तो उसमें पहला नियम पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। तो देखिए प्रभाविता का जो नियम है ये वंशागति का पहला नियम है, या मेंडल के द्वारा जो वंशागति के नियम दिए गए, मेंडल के द्वारा जो संकरण प्रयोग किए गए उसमें ये पहला नियम है प्रभाविता का नियम। दूसरा है ये एक संकर संकरण पर आधारित है, और इस नियम के अनुसार, अब ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जो लक्षणों का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, कारक के द्वारा किया जाता है या कारकों के द्वारा किया जाता है। मेंडल ने इसको फैक्टर भी कहा, इंग्लिश में इसको फैक्टर कहते हैं। तो जो भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे या जो लक्षणों का निर्धारण होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा,
कारक के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि यह शब्द मेंडल के द्वारा दिया गया, इसलिए इसको मेंडेलियन कारक भी कहते हैं। दूसरा, ये जो भी कारक होते हैं ये कारक जोड़े में पाए जाते हैं या युग्म में पाए जाते हैं। हम इसके बाद में जीन की बात करेंगे। जीन भी जोड़े में पाए जाते हैं, युग्म में पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेंडल के समय मेंडल ने जो कारक शब्द दिया था या जिसको कारक कहा था, उसी को बाद में सन 1909 के अंदर जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने उसको जीन नाम दिया था। तो इस तरह से ये जोड़ों में पाए जाते हैं। असमान युग्म विकल्पी, असमान युग्म विकल्पी जो है वो प्रभावी कारक है, वो F1PD में प्रकट होता है। मतलब कि समयुग्मजी यदि है, समयुग्मजी प्रभावी है तो वो तो प्रकट होना ही होना है। लेकिन यदि विषम युग्मजी है और उसमें जो प्रभावी कारक है वो F1PD में प्रकट होता है। या हम ये कहें कि F1PD के अंदर जो विषम युग्मजी कारक प्रकट होता है उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं या प्रभावी गुण कहते हैं या प्रभावी कारक कहेंगे उसको। जो प्रकट नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे? अप्रभावी। जो F1PD में लक्षण प्रकट होता है उसको प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो कारक F1PD में प्रकट नहीं होता है उसको अप्रभावी कारक कहा जाएगा। अब कारक प्रकट नहीं होगा तो लक्षण भी प्रकट नहीं होगा। इस प्रकार प्रभाविता के नियम के अंदर F1PD के अंदर जो लक्षण प्रकट होता है उसे क्या कहेंगे? प्रभावी लक्षण। जो लक्षण F1PD में प्रकट होता है उसको प्रभावी लक्षण कहा जाता है, और जो F1PD में प्रकट नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण। जो F1PD में प्रकट होता है उसको प्रभावी लक्षण कहेंगे, जो F1PD में प्रकट नहीं होता है उसको अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि F1PD के अंदर जो प्रभावी लक्षण है वो ही प्रकट होता है, इसी को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। जो लक्षण या हम ये कहें कि F1PD के अंदर प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो पाता है या प्रकट होता है, इसको प्रभाविता का नियम कहा जाता है। लेकिन F2PD की यदि बात करते हैं तो F2PD के अंदर अप्रभावी लक्षण भी प्रकट हो जाता है। मतलब F2PD के अंदर प्रभावी लक्षण के साथ साथ अप्रभावी लक्षण भी प्रकट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि F2PD के अंदर जो जनक के दोनों लक्षण थे, जनकीय दोनों लक्षण F2PD के अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो जो F1PD के अंदर प्रभावी लक्षण प्रकट हुआ वहां पर मेंडल ने पहला नियम दिया जिसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस तरह से ये जो प्रभाविता का जो नियम है, इस नियम के अकॉर्डिंग जो प्रभावी लक्षण है इसकी आवृत्ति अधिक होती है। प्रभावी लक्षण की आवृत्ति अधिक होती है और अप्रभावी लक्षण की आवृत्ति कम होती है। जैसे देखिए F2PD के अंदर जो लक्षण पदरूप अनुपात है, लंबे पौधे कितने हैं? 3, बोने कितने हैं? 1। तो ये कौन सा है? प्रभावी लक्षण। ये कौन सा है? अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण की आवृत्ति अधिक है, अप्रभावी की कम होती है। उस तरह से जीन पदरूप की बात करें F2PD के अंदर तो जीन पदरूप समयुग्मजी प्रभावी, विषम युग्मजी और समयुग्मजी अप्रभावी। तो इस तरह से जीन पदरूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है और लक्षण पदरूप अनुपात है वो 3:1 प्राप्त होता है। प्रभाविता के नियम के अपवाद देखिए, जब मेंडल ने अपने नियमों का प्रदर्शन कर दिया और उसके बाद में जब मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई सन 1900 के अंदर, तब जो पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी ब्रिज है, वॉन सेरमॉक है, फोरेंस है, इन्होंने क्या किया? मटर के अलावा अन्य पौधों के ऊपर ये जो नियम है इनको लागू करने का प्रयास किया या उन्होंने दोबारा संकरण प्रयोग किए, तो सब जगह नियम जो प्रभाविता का है यह फॉलो नहीं होता है। मतलब प्रभाविता का नियम हर जगह यह काम नहीं करता है। इस तरह से क्या हुआ कि F1PD के अंदर प्रभावी लक्षण प्रकट होता है प्रभाविता के नियमानुसार, लेकिन कहीं कहीं पर प्रभाविता का नियम फॉलो नहीं होता है। या तो
F1PD के अंदर जो जनक है इन दोनों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे जो नियम थे, ऐसी जो चीजें निकल कर आई उसको हम प्रभाविता के नियम का अपवाद कहते हैं। और हम अगली क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि प्रभाविता का जो नियम है उसके अपवाद क्या क्या है। तो उदाहरण के तौर पे हम देखें तो अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता, ये जो दोनों हैं ये प्रभाविता के नियम के अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब जो जनक है, जनक के जो लक्षण है ये दोनों मिक्स हो जाए और F1PD के अंदर कोई तीसरा लक्षण प्रकट हो जाए तो इसको हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और सप्रभाविता का मतलब है जो दोनों जनक के जो दोनों लक्षण हैं वो यदि साथ साथ प्रकट हो जाए तो क्या होगा, ये जो दो विभिन्न प्रकार के अपवाद है वो प्रभाविता के नियम के अपवाद है। प्रभाविता के नियम के फॉलो होने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, F1PD के अंदर दोनों में से कोई एक लक्षण प्रकट होगा और जो प्रकट होगा वो प्रभावी होता है। या हम ये कह सकते हैं कि प्रभाविता के नियमानुसार F1PD के अंदर प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता के अंदर दोनों ही लक्षण प्रकट नहीं हुए तो अपूर्ण प्रभाविता, और यदि दोनों ही लक्षण प्रकट हो गए तो उसको सप्रभाविता कहा जाता है। तो इस तरह से मेंडल के जो अपवाद है उसमें अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरह से आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। धन्यवाद।